Pratap Singh and welcome to my YouTube channel Science with Soet MGEG Group of Institute. Dear student, आज हम साइंस के सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा होगा बेटा, कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निकल जाते हैं एवं यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। इस वीडियो में बेटा हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और जान भी पाएंगे कैसे कंपाउंड बनते हैं एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने ऊर्जा स्तर से कैसे निकल पाते हैं। ये सभी जो पॉइंट्स हैं इन पर बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं से मूव करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं से निकलते हैं। तो यहाँ पर बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए हमने दो एलिमेंट्स को लिया है, दो तत्वों को लिया। एक बेटा सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड सेकंड बेटा हमने एक एलिमेंट्स लिया जिसका नाम है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है। तो बेटा समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से मूव करते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बेटा सोडियम के एक परमाणु की बात करें तो बेटा एक जी सोडियम का परमाणु बना हुआ है और परमाणु का जो बेटा सबसे केंद्र वाला भाग होता है जिसको बेटा हम लोग नाभिक कहते हैं। और बेटा जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो बेटा परमाणु का जो केंद्र होता है उसे नाभिक कहते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। बेटा आपको ये भी मालूम होगा कि जो प्रोटॉन होता है बेटा उस पर प्लस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है बेटा वो उदासीन होता है, इस पर किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं, जैसे आपको दिख रही होगी ब्लू कलर में। पहली कक्षा है बेटा जी, इसके बाद दूसरी कक्षा दिख रही होगी, इसके बाद तीसरी कक्षा दिख रही होगी। तो जो परमाणु होता है उसमें विभिन्न तरह की कक्षाएं होती हैं। अब बेटा समझते हैं कि बेटा जो ये कक्षा होती है, पहली कक्षा को हम लोग के कक्षा कहते हैं, दूसरी कक्षा को बेटा एल कक्षा कहते हैं, तीसरी कक्षा को बेटा एम कहते हैं एंड जो नेक्स्ट जो हमारे कक्षा होती है उन कक्षा को बेटा एन कहते हैं। तो हमारे पास क्रमशः किसी भी परमाणु में 4 तरह की कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम एंड एन। बेटा जो ये कक्षाएं होती हैं इन्हें स्थायी कक्षा भी कहते हैं और बेटा इन कक्षाओं में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो पहली जो कक्षा होती है के, और के कक्षा में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आपको पहली कक्षा में दिख रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर माइनस आवेश होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। के कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सोडियम परमाणु जिसका क्रमांक होता है बेटा 11। और बेटा एक बात और याद रखना है कि जो परमाणु क्रमांक 11 होता है बेटा, ये किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात यहाँ से बेटा एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सोडियम जो तत्व होता है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया। पहली बेटा जो के कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी बेटा जो एल कक्षा है उसमें यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं बेटा, आपको दिख पा रहे होंगे। और बेटा जो इसकी जो लास्ट कक्षा होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बेटा जो लास्ट कक्षा होती है सोडियम की उसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो पहली कक्षा में 2 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 बेटा 10 हो जाएंगे। और तीसरी कक्षा में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो 11 और यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन आपने देख लिए। अब बेटा यहाँ पर समझते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो 17 होता। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल मिला के अगर क्लोरीन के लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखें तो 7 होते और टोटल अगर बेटा हम ऐड कर देंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी बेटा हम लोग बात समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा बेटा डिटेल समझते हैं। बेटा देखो यहाँ पर जो केंद्र होता है नाभिक, नाभिक में बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है बेटा, प्लस और कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, जैसा कि आपको लोगों को दिख रहा होगा। तो बेटा जब प्रोटॉन पर प्लस आवेश है एंड इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है तो बेटा इन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा और उस फोर्स को बेटा बोलते हैं आकर्षण बल।
आकर्षण बल। तो यहाँ पर बेटा आप एक बात याद रखना है कि जो नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है वो इलेक्ट्रॉन पर बेटा एक आकर्षण बल उत्पन्न करता है। इसको बेटा याद रखना आपको। इसके बाद बेटा थोड़ा सा और आगे जब समझते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रोटॉन जो है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए कोई भी एटम जो होता है बेटा, कोई भी एटम जो होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि बेटा जितने एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतने ही बेटा प्रोटॉन की संख्या होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है तो बेटा परमाणु डिस्चार्ज रहता है, उदासीन रहता है। इतनी बेटा बात सबको समझ में आ गई होगी। तो जितने परमाणु होंगे बेटा उनमें उतने ही प्रोटॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए कोई भी परमाणु जो होता है वो बेटा वो उदासीन होता है, इतना आपको याद रखना। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा आकर्षण बल कार्य करता है। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर बेटा, अगर हम इसकी पहली कक्षा की बात करें तो प्रोटॉन बेटा इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा आकर्षण बल। और पहली कक्षा के लिए बेटा जो प्रोटॉन का आकर्षण बल होगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं बेटा। पहली कक्षा के लिए बेटा प्रोटॉन का जो आकर्षण बल होगा वो बेटा ज्यादा होता है। बेटा एक बात आपको याद रखना है कि पहली कक्षा के जो इतने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर प्रोटॉन जो बल लगाता है वो आकर्षण बल का जो मान होता है बेटा वो ज्यादा होता है। इसके बाद बेटा अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें, दूसरी कक्षा पर जो प्रोटॉन का आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल वो बेटा पहली कक्षा की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पर बेटा आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो नाभिक में बेटा प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगाता है जिसे बेटा हम लोगों ने आकर्षण बल कहा। और इसी आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा किसी भी परमाणु में बने होते हैं और वो नाभिक के चारों ओर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, पहली कक्षा पर जो प्रोटॉन का आकर्षण बल होगा, पहली कक्षा के लिए जो प्रोटॉन का आकर्षण बल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा पहली कक्षा जो होती है वो बिल्कुल नाभिक के पास होती है। और जब कक्षा बिल्कुल प्रोटॉन के पास होती है तो आकर्षण बल बहुत इसका हायर वैल्यू का होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे बेटा हम इन कक्षाओं को बढ़ाते जाते हैं तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, और दूरी के कारण बेटा जो आकर्षण बल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आकर्षण बल बेटा धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर हम बेटा इस तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा वो सोडियम से जो नाभिक है प्रोटॉन उससे बेटा सबसे दूर उपस्थित होता है। इसकी तीसरी कक्षा प्रोटॉन से सबसे दूरस्थ कक्षा होती है। बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन का आकर्षण बल लग रहा होगा वो बिल्कुल कम होगा, इतना आपको याद रखना है। इसीलिए बेटा अगर इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम ऊर्जा मिलती है, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम ऊर्जा मिलती है बेटा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, यहाँ इस कक्षा से निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे बेटा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है तो आकर्षण बल का मान कम होने लगता है। एंड जो लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उनका आकर्षण बल बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निकल जाता है। और यहाँ पर बेटा एक बार निकल गया, इट मीन्स बेटा ये मतलब हुआ कि ये जो था बेटा इलेक्ट्रॉन माइनस था, इसलिए इस पर बेटा एक प्लस चार्ज आ जाएगा, अर्थात जो सोडियम होगा वो प्लस आवेशित हो जाएगा। इतनी बात बेटा सबको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो बेटा वो जो तत्व होता है वो आवेशित होता है और प्लस आवेशित होता है, क्योंकि बेटा उससे इलेक्ट्रॉन निकले। अगर हम बात करें
क्योंकि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन्स थे। अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 10 रह गई और प्रोटॉन की संख्या बेटा 11 ही रही, तो एक प्लस ज्यादा रहा, इसलिए ए जो तत्व होगा वो प्लस आवेशित हो जाएगा। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन ने बेटा कक्षा क्यों छोड़ी, तो क्योंकि प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही कम बल हो गया था, क्योंकि बेटा बीच की दूरी बढ़ गई थी, इसलिए इसको ऊर्जा मिलने पर यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है और जिससे सोडियम जो होता है वो 1+ हो जाता है। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखिए कि बेटा ये जो तत्व है क्लोरीन, क्लोरीन की बेटा लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और कोई भी बेटा जो तत्व होता है वो इनएक्टिव होने के लिए अपनी लास्ट कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर किसी भी एलिमेंट्स की कक्षा की रहती है तो वो एलिमेंट्स जो होता है वो इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पर इसकी लास्ट कक्षा में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने इस कक्षा को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, तो जो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन बेटा निकला है वो इस कक्षा में ऐड हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो बेटा जो क्लोरीन का परमाणु होगा वो माइनस आवेशित हो जाएगा, अर्थात इस पर बेटा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है एंड कैसे उसको दूसरा तत्व अपने पास लेता है। इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई। क्योंकि बेटा अब यहाँ पर आप एक और स्ट्रक्चर से समझ सकते हो कि अगर बेटा हम सोडियम की बात करें, सोडियम जिसकी बेटा लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन की बात करें बेटा इसकी लास्ट कक्षा में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से बेटा क्लियर कर लेना कि कैसे एक कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, कैसे एक यौगिक का निर्माण हो रहा। तो हमें पता है बेटा एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसकी एक इलेक्ट्रॉन से बेटा बैलेंस कर लेता है, एक साझेदारी कर लेता है और एक बीच में बॉन्डिंग कर लेता है बेटा, एक बॉन्डिंग कर लेता है। और यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है NaCl, क्योंकि बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने निकाला है अपनी लास्ट कक्षा से और क्लोरीन ने अपनी लास्ट कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए 1 बॉन्डों का यहाँ शेयरिंग हुआ और यहाँ पर एक कंपाउंड का निर्माण हुआ NaCl। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक का निर्माण जो होता है बेटा उसमें बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनके द्वारा एक कंपाउंड का निर्माण होता है। अगर बेटा हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु की भी लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कोई दूसरा हाइड्रोजन परमाणु होगा बेटा वहां पर भी उसकी लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक बैलेंस बना लेते हैं, एक शेयरिंग बॉन्ड बना लेते हैं और एक H2 बेटा यौगिक का फॉर्मेशन होता है। एक H2 यौगिक का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। आई होप कि कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ते हैं और कैसे दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण करता है वो समझ में आया होगा, और कैसे एक यौगिक का निर्माण होता है को समझ में आया होगा। तो सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों को इसी तरह मोटिवेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें और स्वस्थ रहें और जीवन में हमेशा